आप सभी की आयु एवं अनुभव को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं। इसके बाद जो आज विषय है उस पर कुछ बोलने के पहले मुझे कृष्ण बिहारी जी की दो पंक्तियां याद आती हैं। अपने होने का सबूत और निशा छोड़ती है, रास्ता कोई नदी यूं ही कहाँ छोड़ती है। खुद भी खो जाती है, मिट जाती है, मर जाती है, जब कभी कोई कौम अपनी जबां छोड़ती है। अत्यंत आवश्यक है आज के विषय को समझने से पहले कि हम यह समझें कि विषय के पीछे की मूल भावना क्या है। हमारा विषय यह कहता है कि हिंदी का स्वाधीनता में योगदान रहा है। मैं पूछता हूं स्वाधीनता है क्या? स्वाधीनता एक मृत अवधारणा नहीं, स्वाधीनता एक जीवित अवधारणा है। स्वाधीनता का तात्पर्य स्वतंत्रता से होता है और स्वतंत्रता शब्द स्वतंत्र से मिलकर बना हुआ है, तात्पर्य अपना तंत्र, स्वयं का तंत्र। और स्वतंत्रता किससे? उस परतंत्रता से जो परतंत्र की बात करती है, जो पराय तंत्र की बात करती है। परतंत्रता तीन आधारों पर अथवा तीन श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है। सबसे पहली राजनीतिक परतंत्रता, दूसरी सांस्कृतिक परतंत्रता और तीसरी मानसिक परतंत्रता। जो दूसरा तंत्र शासन के स्तर पर था, सरकार के स्तर पर था, उससे कहीं ना कहीं हम उबर चुके हैं। देश 45 में कहने को आजाद हो गया, हमारी अपनी सरकार बन गई, हमारे अपने लोग शासन कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं, उस पर मैं बाद में आता हूं। दूसरी जो अवधारणा थी वह सांस्कृतिक स्वतंत्रता की थी। संस्कृति के अंतर्गत दो बातें आती हैं, एक अपनी सभ्यता और दूसरी अपनी भाषा। तीसरी अवधारणा को हम जोड़ते हैं जो एक कहीं ना कहीं निर्मित अवधारणा शिक्षा की अवधारणा है। और शिक्षा सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और भाषा से मिलकर ही उत्पन्न होती है। सभ्यता के रूप में कहीं ना कहीं हमारे अंदर सभ्यता का पलायन हो रहा है, लेकिन फिर हम कहते हैं भारतीय संस्कृति अथवा भारतीय सभ्यता निरंतर परिवर्तनशील है, समय के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर देती है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अतः उस परिवर्तन का मैं विरोध नहीं करता। जहां तक भाषा की स्वतंत्रता की बात आती है, भाषा के संघ की बात आती है, आज भी देश में बैठे हुए 4% लोग जिनको केवल अंग्रेजी आती है, सर्वोच्च न्यायालय में बैठकर निर्णय देते हैं कि देश में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी को जानना जरूरी है। हिंदी का योगदान स्वाधीनता में क्या रहा है, इससे अधिक आवश्यकता यह जानने की है कि हिंदी को ही आखिर उस कार्य के लिए क्यों चुना गया। कार्य कौन सा? देश को एकता के सूत्र में पिरोने का। निश्चित रूप से तमिल भाषा को जानने वाला व्यक्ति, कन्नड़ भाषा को जानने वाला व्यक्ति, मराठी भाषा को जानने वाला व्यक्ति, पंजाबी भाषा को जानने वाला व्यक्ति, अरुणाचल में और वहां नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट में अपनी भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति कम देशप्रेमी नहीं था। हर कोई अपनी अपनी भाषा में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे सामने 3 प्रश्न उठाए थे। उन्होंने कहा कि तुम हमसे 3 चीजों में पीछे हो। सबसे पहला यह, राजनीतिक रूप से हमसे पीछे हो, तुम्हारे पास शासन करने की अक्ल नहीं है। इसका जवाब देने के लिए हमने 2 कार्य किए। एक 14 सूत्रीय मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के नाम से एक ऐतिहासिक दस्तावेज आया जो सबके सामने रखा गया, कहा गया हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा सूक्ष्म संविधान है, अतः हमें शासन करना आता है। दूसरा उत्तर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में करती कि हम सरकार चला भी सकते हैं, बना भी सकते हैं और तुमसे बराबर के स्तर पर युद्ध भी कर सकते हैं, चाहे हमारे पास जमीन हो या ना हो। दूसरा उसका जो प्रश्न था, तुम्हारे पास शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे पास कोई एकीकृत करने वाली भाषा नहीं है। इसका उत्तर दिया गया, जब खिलाफत सहयोग आंदोलन चल रहा था तो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। और दूसरा कार्य यह किया गया था कि जो हमारी अपनी एक भाषा थी उसके रूप में कहा कि हमारे पास सबसे अधिक बोलने वाले लोग हिंदी भाषी हैं। अभी कोई मित्र यहाँ बोल रहे थे, उन्होंने कहा हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्षमा चाहूंगा, परंतु आंकड़े बदल चुके हैं, हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और इसका प्रमाण मेरी जेब में भी रखा हुआ, मैंने सवेरे इंटरनेट से लिया था। तो मित्रों, उस समय बात यह आई कि हिंदी के रूप में हमारे पास एक ऐसी भाषा है जो देश का एक बड़ा वर्ग समझ सकता है, और जिसको बड़ा वर्ग समझ सकता है उसे एक ऐसी भाषा के रूप में सामने लाना था जो अंग्रेजों का जवाब होगा। तुम्हारे पास अंग्रेजी है तो हमारे पास एक ऐसी भाषा है जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं। जानने या न जानने से बल्कि यहाँ स्वीकार करने से मतलब था, और यही कारण था भगत सिंह को भी हिंदी सीखनी पड़ी, लेकिन भगत सिंह ने राष्ट्रभाषा के रूप में उसे स्वीकार किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हिंदी को वहां अनिवार्य भाषा के रूप में लागू किया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो दूसरी भाषा के लोगों ने भी हिंदी का स्वागत किया, लेकिन कब? जब वह राष्ट्र नेता हुआ करते थे। स्वाधीनता के बाद भाषाई आधार पर आंदोलन शुरू हो गए। किनके नेतृत्व में? आजकल के नेताओं के नेतृत्व में, जिनके चरित्र के बारे में, जिनके ईमान के बारे में हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। इनके बारे में राहत इंदौरी का फिर एक शेर मुझे याद आता है, आज का सच भी बिकाऊ है, उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र है इस शेर में। जो सच है शाम तक बाजार में आ जाएगा, जो ना हुआ सुबह को अखबार में आ जाएगा। इन चोर चक्कों से जरा तहजीब रखना, न जाने कौन कल सरकार में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज जब राजनीति का स्वरूप परिवर्तित हुआ तब भाषा के आधार पर विभिन्नता आनी प्रारंभ हुई। एक भाषा के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदी का योगदान यह रहा कि हिंदी अंग्रेजों को एक उत्तर
कि यह हमारी भाषा है और हमारे पास एक अपनी भाषा है, एक अपनी संस्कृति है, एक अपनी सभ्यता है, एक अपनी शिक्षा व्यवस्था है, एक अपनी राजनीतिक अवधारणा है जिसके आधार पर हमें स्वतंत्रता चाहिए। इस रूप में हिंदी का अपना योगदान रहा। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी का बहुत विकास हुआ तब से आज तक। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी पखवाड़ा या हिंदी दिवस मनाए जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि हिंदी जानने वाले लोग कम हो रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। यही एनएसपीसी के प्रोजेक्ट में आने के बाद मैंने देखा कुछ यहाँ दक्षिण भारतीय लोग भी हैं जो कार्य करते हैं। अभी जीत साहब यहाँ बैठे हुए थे, या सुब्रमण्यम सर हैं जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, और दोनों को हिंदी का अच्छा ज्ञान है। वो हमसे हिंदी में बात करते हैं, हिंदी जानते हैं, लेकिन उनका क्या करेंगे जो सत्ता के गलियारों में बैठे हुए हैं, जिनको पेशवी पार्टियां में जाने से फुर्सत नहीं है, और वही लोग कहते हैं कि हिंदी पखवाड़े में हिंदी खत्म हो रही है। इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। हिंदी तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गई बोलने वालों की संख्या के आधार पर। और यह बोलने वालों की संख्या केवल भारत में आधारित नहीं है, यह बोलने वालों की संख्या समस्त विश्व में आधारित है। तो क्या आज हिंदी भाषी अमेरिका में भी है, आज हिंदी भाषी ब्रिटेन में भी है, आज हिंदी भाषी सोवियत देशों में भी है। तो निश्चित रूप से हिंदी का विकास हो रहा है, भारतीयता का विकास हो रहा है, सभ्यता का विकास हो रहा है, संस्कृति का विकास हो रहा है। और कुल मिलाकर एक अंतिम चीज जो मैंने मानसिक स्वतंत्रता की बात कही थी, वह कहीं ना कहीं छूट रही, इसको भी पूरा कर देता हूं। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब था वह तंत्र जो हमें कहता है मानसिक रूप से तुम कम हो, और यह तंत्र ब्रिटानी नस्ल की या ब्रिटानी रेस की कहीं ना कहीं जो सर्वोच्चता है उसको स्थापित करने वाला था। इसके लिए मैं सिर्फ आपको छोटी सी घटना सुनाना चाहूंगा। एक बार डॉक्टर मदन मोहन मालवीय एक कार्यक्रम में थे, उनसे एक अंग्रेज आया, उसने कहा देखिए हमारे यहाँ के सारे लोग गोरे होते हैं, एक जैसे होते हैं, लगभग कदकाठी भी बराबर होती है, आपके यहाँ के लोग तो बिल्कुल अलग अलग जैसे होते हैं, उनमें एकता ही नहीं है, और आप कहते हैं हम एक राष्ट्र हैं। मालवीय जी ने उनकी तरफ घूम कर देखा और कहा महोदय गधे सारे एक जैसे होते हैं, घोड़े अलग अलग होते हैं, परंतु घोड़ों की एक जाति होती है, उनका भी एक संकल्पना होती है। तो निश्चित रूप से यह परिवर्तन कहीं ना कहीं ऐसा था जो मदन मोहन मालवीय ने स्वतंत्रता के समय में उन्हें उत्तर दिया था। लेकिन आज स्वतंत्रता के समय में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु आज भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन कुछ लोगों में से एक व्यक्ति ब्रिटेन जाता है और कहता है अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करके बड़ा एहसान किया था। तो निश्चित रूप से आज जरूरत है इस मानसिक गुलामी से मुक्त होने की, और इस मानसिक गुलामी से मुक्त होने के लिए हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी उच्चता को सिद्ध करना होगा। अतः मैं फिर से कहना चाहता हूं, हिंदी निश्चित रूप से हमारे देश में न केवल स्वाधीनता बल्कि प्रगति के लिए भी आवश्यक रही और रहेगी। जय हिंद, जय भारत।